हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में देखा था, हमने कहाँ तक पढ़ा था दोस्तों। अगर बात करेंगे, हमने पढ़ा था प्रेम्बल के बारे में, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, ठीक है। और अभी ये आपकी नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है एंड इसमें हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये रहा साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम। देखिए, यहाँ पे हम साइलेंट फीचर में किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले जो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे, अगर भारत का कहा जाए तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये अर्थ है। और बाकी अगर पूछा जाएगा आपसे कि वर्ल्ड का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आपका अमेरिका का है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अमेरिका का क्या है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और जो कब लागू हुआ, आपका 1788 में, ठीक है। अभी एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, मैं पढ़ा तो था लेकिन भूल गया हूँ, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और भारत का जो साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहाँ से लिए गए, वेरियस सोर्सेज से लिए गए, अलग अलग कंट्रीज से लिए गए। उन सब कंट्रीज के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रिजिड और फ्लेक्सिबल है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम है, ठीक है, विद यूनिटरी बेसिस। फेडरल सिस्टम क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। फेडरल सिस्टम होता है जब उसको, फेडरल सिस्टम मतलब कि सरकार को तीन भागों में बांटा जाता है। एक आपकी होती है सेंट्रल, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्टेट, और तीसरा होता है आपका कॉन्करेंट। इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ अगर सरकार पूछी जाएगी तो कौन सी सरकार होती है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे अगर आप बात करोगे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ नहीं होती, वो राष्ट्रपति फॉर्म की गवर्नमेंट जो होती है वो अमेरिका में होती है, वहाँ राष्ट्रपति होता है और वैसी गवर्नमेंट होती है। आगे हम फंडामेंटल्स की राइट्स की बात करेंगे, तो फंडामेंटल्स हमारे कुछ राइट्स हैं, अधिकार हैं, जो कि लगभग कितने आर्टिकल्स हैं आपके, आर्टिकल 12 से और 35 तक हैं। और ये किस में डाले गए, पार्ट थर्ड में डाले गए, ठीक है। पार्ट सारे के सारे रोमन में लिखे जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो आपकी पार्ट फोर्थ ए में है, ठीक है। और इनका अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 51 51 ए में है, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी मतलब इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डीपीएसपी, तो डीपीएसपी कहाँ से, देखिए मैंने इनका कंट्री नहीं लिखा है तो कंट्री भी लिख देते हैं थोड़ा सा। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका से लिए गए, ये सब आगे भी हमें पढ़ने को मिलेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से ली गई हैं, ठीक है। और डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटीज कब ली गई, 1976 में 42वें अमेंडमेंट के तहत ली गई, ठीक है। और इसकी अगर बात करें डीपीएसपी, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और ये आर्टिकल नंबर कहाँ से है, आर्टिकल 36 से है आपका। और इसकी पार्ट बात करें तो पार्ट ये फोर्थ है, आई और वी, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। 52 से आपका राष्ट्रपति यानी सेंट्रल लिस्ट स्टार्ट हो जाती है। और हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे। सेकुलर स्टेट, भारत जो है एक सेकुलर स्टेट है, स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात की जाएगी तो सेकुलर स्टेट के तौर पे इसे जाना जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ेंगे कि मतलब मिनिमम किस एज पे आप वोट डाल सकते हो, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप पढ़ेंगे हम, सिटीजनशिप रद्द होने के 5 तरीके होते हैं, उन पांचों तरीके के बारे में जानेंगे कि भारत के पांचों
सिटीजनशिप के तरीके कब रद्द हो सकते हैं, ये सब चीजें। इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में जानेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस जो आपकी आर्टिकल, जैसे हम बात करेंगे इमरजेंसीज के बारे में, तो इमरजेंसी शायद पार्ट 18 में आ जाती हैं, XIX 18। ठीक है। आर्टिकल नंबर अगर मैं बात करूंगा तो 352 से लेके 360 तक आ जाती हैं। ठीक है। और इसमें सबसे पहले आती है आपकी क्या, नेशनल इमरजेंसी आती है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आती है, उसके बाद प्रेसिडेंशियल, और लास्ट वन इज फाइनेंशियल। ठीक है। ये 3 तरह की इमरजेंसी होती है। एंड 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे हम। ठीक है। 3 तरह की गवर्नमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और कॉन्करेंट। ठीक है। ये तीनों टायर ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद जुडिशरी। जुडिशरी इज सोवरेनिटी, पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। ठीक है। ये सारी चीजें हम जानने को मिलेंगी। चलिए अब चलते हैं आगे, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे लगभग लगभग मैं आपको सारा का सारा बता चुका हूँ। चलो पर फिर भी रिवीजन करते हैं एक बार। लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर बात करें भारत का, तो वो लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज अमेरिका। ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका की तरह। और एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है जैसे यूके का है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। इसमें क्या है भाई, ओरिजिनली 1949 में जब ये 1950 में लागू हुआ, 1949 में जब ये बन के तैयार हुआ, तो इसमें क्या क्या था, एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 भागों में बटे हुए थे, 22 पार्ट्स में, एंड 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है। शेड्यूल्स अनुसूची को बोलते हैं। आपका पार्ट्स तो पार्ट्स ही होता है, और आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद को बोला जाता है। ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ, और आज के समय में इसमें क्या है, 448 दिखा रहा है, लेकिन ये 470 से ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को क्लियर करने के लिए। आर्टिकल जो है वो आपके 470 प्लस पहुंच चुके हैं। ठीक है। और पार्ट्स जो हैं आपके 25 बन चुके हैं, एंड शेड्यूल्स जो हैं आपके 12 बन चुके हैं। ठीक है। ये 2024 तक दिखा रहा है, लेकिन 2025 तक की बात कर रहा हूं मैं। आज तक भी शेड्यूल्स जो है, अनुसूची जो है, वो आपकी 12 हैं। ठीक है। अब आगे क्या है, द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द वास्टनेस इंक्लूड्स ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स सच एज कंट्रीज वास्टनेस एंड डाइवर्नेस। गवर्नमेंट हिस्टोरिकल रोल प्ले किया भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1935 से बहुत सी चीजें ली गई हैं, और ये मतलब अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आधारित है 1945 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान। क्योंकि 35 के बाद 36 में ही M.N. रॉय द्वारा मांग की गई। ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। तो वो व्यक्ति थे M.N. रॉय। 1936 में इन्होंने मांग की कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है। सुझाव दिया। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है भाई, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर से कुछ भी टॉपिक इतना खास है नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, सीधे हम सोर्सेज पे चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कहाँ से लिया गया भाई, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये ब्रिटिश फॉर्म से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, वो पार्लियामेंट चलाते थे। ठीक है। तो वहीं से लिया गया। उसके अलावा कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब कुछ लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड सिंगल सिटीजनशिप, ये सब कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ क्या है, लॉ का रूल रहेगा, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सब वहीं से लिए गए। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जितने भी लॉ होंगे, कानून होंगे, वो सब पार्लियामेंट से पास होते हैं। ठीक है। उसके बाद बाई कैमरल सिस्टम। ठीक है। ये सब के सब सारी चीजें आपकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। उसके बाद अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बारे में कहेंगे तो फंडामेंटल राइट सबसे महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 61 है या 51 है, देख लीजिए, 61, आर्टिकल 61 है शायद। ठीक है। जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड है शायद। एक बार कंसल्ट कर लें क्या, कंसल्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। पार्ट 4 है, पार्ट 5 है,
ठीक है। एंड आर्टिकल नंबर 61, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वेरी गुड, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद था। एंड रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये भी आपका, देखो रिमूवल, जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, तो रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया होगा, जब भाई राष्ट्रपति को हटाने का तौर तरीका अमेरिका से लिया गया है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का भी तरीका कहाँ से लिया गया होगा, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया होगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जानने वाली ये है कि कौन हटा सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट और उन जजेस को, तो वो राष्ट्रपति हटा सकता है भाई हाई कोर्ट के जजेस को, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना यहीं से बताया गया। जुडिशरी रिव्यू जो भी है आपका कानून से रिलेटेड चीजें, जैसे आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, वो सब का सब सारी चीजें आपकी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इरिस कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से आपका आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, ठीक है। और क्या है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, कि मैं कैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट होगा, मतलब जो पार्टी जीतेगी एमएलए वगैरह को वोट देंगे, एमएलए लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को जिताएंगे, लंबा प्रोसेस है वो, आप जान सकते हैं, ठीक है। चलो, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, यूएसएसआर से अगर हम बात करेंगे, क्या लिया गया है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई 1976 में ली गई, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को लिख के बता चुका हूँ, ठीक है। 1976 में किस अमेंडमेंट के तहत, 42 अमेंडमेंट, 10 ली गई थी ये उस समय पे, ठीक है। उस समय पे 10 ली गई थी, एक और बढ़ा दी गई बाद में जाके, कब बढ़ाई गई ये, शायद उन 2002 में बढ़ाई गई है, कब बढ़ाई गई है इसे देख लीजिएगा, ठीक है। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज 2002 में बढ़ाई गई है, ठीक है। 11वीं जो है यानी +1 कर दी गई, ये आपकी 2002 में बढ़ाई गई। और 2002 में कौन सा अमेंडमेंट लगा था भाई, 86वां अमेंडमेंट लगा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है भाई, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरेशन लिया गया है, ठीक है। पावर्स वेस्टिंग इन सेंटर्स, ठीक है, पावर सेंटर के पास रहेगी। एडविस जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी होगी, ये सारी चीजें ली गई हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट ली गई है। जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द पार्लियामेंट, ठीक है, जॉइंट सेटिंग बिठा सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। कौन बिठाएगा भाई, लोकसभा का स्पीकर बिठाएगा जॉइंट सीटिंग, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, हम ट्रेड व्यापार कैसे करेंगे, ये सब हमें आजादी है, इंटरकोर्स, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बाकी ज्वाइंट सीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कौन बिठाता है, लोकसभा का स्पीकर बिठाता है। अगर दोनों ही संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में कुछ भी आ, ऐसा होता है आपत्तिजनक चीज, तो उन दोनों की ज्वाइंट सीटिंग बिठाई जाती है क्लियर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जर्मनी से क्या लिया गया भाई, इमरजेंसीज ली गई हैं, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस। एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को भी हटा दिया जाता है, ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट्स आपके हटा दिए जाते हैं, कुछ को छोड़ के, और कुछ कौन से रह जाते हैं वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, लिखा हुआ है आगे। जब हम आपके इमरजेंसीज पे पहुंचेंगे, 352 आर्टिकल पे पहुंचेंगे, तो वहां पे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। फ्रीडम वाले कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें नहीं हटाया जाता, देख लेंगे हम, जान लेंगे, जैसे राइट टू एजुकेशन वगैरह है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई आपका, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो वहां से 3 वर्ड ऐड किए गए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं जो आपके संविधान में ऐड किए गए, ठीक है। उसके बाद आपका जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद कर लेना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जुडिशरी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, अगर मैं बात करूं आईएएस आईपीएस आईएफएस की परीक्षाएं, 3 इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं अपने यहाँ। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है, फेडरल सिस्टम जो है, ये सारी चीजें आपकी कहाँ से ली गई, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई। साउथ अफ्रीका से भाई क्या लिया गया है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संशोधन हम कैसे करेंगे, मतलब हमारा संविधान बन गया, अब भाई अगर हमें कुछ गड़बड़ लगेगा संविधान में, तो हम उसमें बदलाव कैसे करेंगे, तो ये आपका कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और उसके अलावा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, देखो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा यहाँ भी लिखा हुआ है और ऊपर भी लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है नॉमिनेशन, वहां पे नॉमिनेट करेंगे इरिस कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड से, और साउथ अफ्रीका से हम नॉमिनेट करेंगे, इलेक्ट करेंगे मेंबर्स को, ठीक है।
अब है आगे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कि कितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और कितना फ्लेक्सिबल है। तो दोनों ही कंडीशन है। देखो 368 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट के बारे में कहा गया है, वहां क्लियरली कहा गया है कि स्पेशल मेजोरिटी से, यानी स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है कि दो 2/3 ऑफ द मेंबर्स पास्ड एनीथिंग देन द लॉ और समथिंग विल एप्लीकेबल। और ये किसके केस में होता है? अगर किसी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है या राष्ट्रपति को हटाना है तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में, तब जा कि आप अपने राष्ट्रपति को हटा पाओगे, ठीक है। इसे बोलते हैं स्पेशल में मेजोरिटी। दूसरी मेजोरिटी जो होती है वो सिंपल मेजोरिटी होती है। उससे पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। of the parliament of a member, which means 2/3 of the majority of member voting in each houses along with a majority in the total membership of both the houses, ठीक है। दोनों हाउसेज में क्या है आपके कितना परसेंट 2/3 यानी कि लगभग 66% से ऊपर लोग जब सहमति प्रकट करेंगे कि राष्ट्रपति या फिर और किसी को हटाया जाए तब वो हटाया जाएगा, ये स्पेशल मेजोरिटी होता है। और सिंपल मेजोरिटी होता है आपका दूसरा, जिसमें कि 50% से वोट अधिक मिलेंगे तो वो हटा दिया जाएगा। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है सिंपल मेजोरिटी। अ सिंपल मेजोरिटी मीन्स मोर देन हाफ ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। जो लोग वोट कर रहे हैं उनमें से 50% से ज्यादा भी, जैसे कोई बिल पास करना होता है, सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, तो 50% से ज्यादा लोग अगर राजी हो जाएं उस बिल को पास करने के लिए तो वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है। अदर प्रोविजंस स्पेशल मेजोरिटी या नोटिफिकेशन एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और किसकी बात हो रही है यहाँ? पार्लियामेंट के लोगों की, ठीक है। फेडरल सिस्टम क्या होता है? भाई फेडरल सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ कि इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, स्टेट, यूनियन एंड और आपका तीसरा है कॉन्करेंट, ठीक है। हाँ, और तीनों के अपने अपने अलग होते हैं। कॉन्करेंट में वो चीजें डाली गई हैं, ये कितने कितने होते हैं इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, कौन कौन सा आता है। जैसे एजुकेशन सेंट्रल और स्टेट में दोनों में आता है, इसलिए उसे कॉन्करेंट में डाल दिया गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। फेडरल सिस्टम इज अ स्टेट विच कंट्री डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स एंड गवर्नमेंट आर फंक्शनिंग एट 2 लेवल्स, ठीक है। गवर्नमेंट 2 लेवल पे फंक्शन करती है, एक यूनियन लेवल पे एक स्टेट लेवल पे, ठीक है। उसे हम बोलते हैं फेडरेशन, ठीक है। लेकिन किसी ने कहा, स्कॉलर्स कोई विद्वान थे जिन्होंने कहा क्वासी फेडरल है, एज अ फेडरेशन विद द यूनिटरी बेसिस इन द यूनिफॉर्म फेडरेशन, ठीक है। यहाँ कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्लियरली बताया कि स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज चूजन द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत का जो संविधान है हैज चूजन ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने क्या है ओवर द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हमने क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम चुन रहे हैं या पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुन रहे हैं। तो भारत के लोगों ने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना, ठीक है, जहां पे लोगों के हित के अकॉर्डिंग ही निर्णय लिया जाएगा, जो लोग वो सारे निर्णय लेना चाहेंगे, ठीक है। आगे ये की फीचर्स में ऐसा कुछ खास है नहीं जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, इसलिए मैं ये सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। सीधे हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स, टॉपिक नंबर 3, ओके। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या है फंडामेंटल राइट्स? पार्ट थर्ड में जो है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं। अगर मैं आर्टिकल की बात करूंगा तो ऑलरेडी मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, आर्टिकल नंबर आपका कितना 12 से और 35 तक जो है आपका, यहाँ क्लियर लिख देता हूँ मैं, क्लियर नहीं लिखा गया, आर्टिकल 12 से और 35 तक जो है आपके वो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखो नीचे लिखा भी हुआ है, पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले 7 हुआ करते थे लेकिन एक को हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया? राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था शायद, हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, जो कि आर्टिकल कौन सा हुआ करता था देख लेना, शायद 31 में, नहीं नहीं 31 या 33 हुआ करता था, देख लेना, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। मैं थोड़ा सा भूल भी रहा हूँ तो एक बार कंसल्ट कर लें क्या? वैसे क्लियर है, इतना तो पता है मुझे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। उसके अलावा 6 राइट्स हैं जो हमारे आज के प्रेजेंट समय में प्रेजेंट है। पहला हो गया राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और रेस, सारी चीजों में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है रिलीजन, कास्ट, सेक्स
प्लेस ऑफ बर्थ, एबोलिशन एंड अनटचेबिलिटी। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में मैं भी बता दे रहा हूँ। इन्होंने क्या एक साथ दे दिया है, अगर मैं एक साथ ना देना चाहूँ तो मैं आपको डिटेल में समझा भी सकता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं क्या है ह्यूमन बीइंग बनाऊंगा सिंपल सा, और इसको मैं क्या है 5 भागों में बांट दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसका, ये हेड हो गया। दूसरे पे क्या है इसका भाई, हाथ हो गए। ठीक है, तीसरे पे इसका पेट हो गया। चौथे पे इसका सेक्स ऑर्गन हो गए, एंड पांचवें पे इसका फीट हो गए। ठीक है, तो इनको जब मैं बांटूंगा तो ये आर्टिकल नंबर 18 आ जाता है क्या, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पेन दूसरा ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ क्लियर से आए। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 18 इसके हेड से रिलेट करता है। भाई पेन आपको दिखाई भी नहीं देगा, ये तो ऐसा पेन ले लिया। चलिए चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल नंबर 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। ठीक है, और टाइटल्स यहाँ पे दिया ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं दिया है। चलो मैं डिटेल में बताते जा रहा हूँ। उसके बाद आर्टिकल नंबर 17 जो है आपका अनटचेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो 18 जो है टाइटल्स है। एबोलिशन मतलब हटाना, कोई भी व्यक्ति अपना टाइटल्स नहीं रख सकता, जैसे पुराने समय में लोग लॉर्ड वगैरह रखते थे। आर्टिकल अगर 7 की बात करूं तो अनटचेबिलिटी है। ठीक है, जो छोटे लोगों से छुआछूत वगैरह करते हैं कि भाई ये छोटी जात का बड़ी जात का, वो सब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेट आ गया। पेट आ गया तो इक्वलिटी ऑफ लेबर्स, लेबर्स वगैरह से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आ गया। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये 16 में है आपका। उसके बाद सेक्स ऑर्गन के बारे में यहाँ लिखा ही हुआ है, ये सारे आर्टिकल ये जो है आपके, ये 15 नंबर पे हैं। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 15 है आपके। ऑन द बेसिस ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद 14 आर्टिकल जो है वो फीट के ऊपर है। डेट इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ, इसको मैं भूल रहा हूँ भाई, 14th को मैं भूल गया हूँ। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा बुक खोल के, थोड़ा सा बुक खोल के भी देखना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें याद रहें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम में भी आपके 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल्स हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है। एक्सप्लोइटेशन में आपके 2 आर्टिकल्स हैं, 23 और 24। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 4 हैं फिर से। ठीक है, उसके बाद 28 के बाद 29, 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में 2 हैं, और 32वां आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे बता दे रहे हैं क्या है भाई। फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें दी गई हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के, ट्रैकिंग एंड फोर्स लेबर, किसी व्यक्ति से अगर जबरदस्ती काम कराया जाता है तो वो यहाँ पे है। ठीक है, रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन आप अपनी स्वेच्छा से चुन सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद अगर मैं बात कहूंगा तो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इस आर्टिकल को। आर्टिकल 32 को क्या बोला जाता है दोस्तों, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे हार्ट एंड सोल इसे कौन क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हमारा किसी भी आर्टिकल का अननोन होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस क्या होता है, टू इंश्योर डेट नो इंडिविजुअल इज अनलॉफुली डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अनलॉफुली, उसे पकड़ा नहीं जाएगा या डिटेन नहीं किया जाएगा। अगर सरकार या पुलिस करती है तो उसको हम हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैसा बहुत खर्च होता है भाई, इतना आसानी से न्याय नहीं मिलता। तो ये सब चीजें कहने वाली बातें हैं, केवल मैं यही कहूंगा आप लोगों को, साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ। क्योंकि इतनी आसानी से अगर चीज हो जाए तो लोगों को न्याय मिलने में दिक्कत ना हो, लोग सुसाइड करना पड़ता है। ठीक है, हाई कोर्ट भी कभी कभी कुछ लोगों ने सुसाइड करने से बोला कि मेरे से हाई कोर्ट में 5-5 लाख रुपए मांगे गए। ठीक है, जजों के नाम लेके वो मरा। तो सोचने वाली बात है कि न्याय इतना आसान नहीं है, और जांचों में 10-10 साल 100-100 साल बीत जाती है। आप मर जाओगे, आपके बच्चे केस लड़ते रहेंगे, लेकिन न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, चल, बहुत से लोग होते हैं मर जाते हैं, लड़कियों के रेप हो जाते हैं, न्याय नहीं मिलता, लोगों को रोड पे उतरना पड़ता है। आप सब लोग जानते होंगे, तो मैं, मेरा बताने का मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है, क्योंकि ऑल आर वेरी वेल एजुकेटेड। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे मैंडामस के बारे में। मैंडामस में टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, वी कमांड मतलब कि सुपीरियर कोर्ट कमांड करेगा, मतलब। ठीक है, मैंडामस में क्या होता है कि अगर कोई निचला कोर्ट अगर काम नहीं कर रहा है तो
क्या है कि वी कमांड, मतलब कि सुपीरियर कोर्ट कमांड करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन लगा दिया जाएगा टू इंश्योर दैट लोअर कोर्ट्स डू नॉट एक्ट आउटसाइड देयर अथॉरिटी, ठीक है। कि जो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट एक डिटेन करेगा, मतलब उसे कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, अब हम करेंगे जो करेंगे अंडर द ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। उसे बोलते हैं प्रोहिबिशन, ठीक है। क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी के, मतलब टू प्रिवेंट इलीगल, ठीक है। तो आपने किस अथॉरिटी के थ्रू ये काम करवाया, क्वेश्चन कर सकती है सीनियर अथॉरिटी जूनियर अथॉरिटी से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। आगे सेंटियारो, सेंटियारो क्या होता है, टू करेक्ट द जुडिशियल एरर्स ऑफ लोअर कोर्ट्स, ठीक है। कोई भी अगर गलती की है तो उसे करेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। यूज टू क्वेश द ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, क्वेश मतलब शायद नष्ट करना होगा, विच एक्ट्स विदाउट द जुडिक्शन और वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। कोई भी अगर नीचे के कोर्ट्स ने रूल तोड़ा है तो उसे करेक्ट करने के लिए सेंटियारो का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज भाई ऑलरेडी बता चुका हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी कहाँ से ली गई हैं, जस्ट अ सेकंड, कहाँ से ली गई हैं भाई फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो आपकी आयरलैंड से ली गई हैं। चलिए बात कर ले रहे हैं एरिस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का जो है एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है। अब बात करेंगे तो इसमें कौन सा पार्ट है, तो पार्ट फोर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स ओनली आर्टिकल नंबर 51A में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और ये पार्ट फोर्थ ए है, ठीक है। ये चीज हमारे इंस्पेक्टर साहब भी पूछे थे कि कौन सा पार्ट है और कौन सा आर्टिकल है, तो मैं बच्चों को बता दिया था, लेकिन बच्चे नहीं बता पाए थे। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने पार्ट बता दिया था, थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो काफी होता है। एंड इट कंटेन्स 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 जो है वो आपकी 1976 में ऐड की गई थी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, आप देख सकते हैं, ठीक है। 42 अमेंडमेंट 1976 को ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ऐड हुई थी, ठीक है। और एक जो है वो 2002 में हुई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर 86 में अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। एन एडिशनल 1 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और क्या है भाई, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ठीक है। वो ये सब सारी की सारी 11 की 11 बाद में ही ऐड की गई। अब बात ये आती है दोस्तों कि फंडामेंटल ड्यूटीज में होता क्या है कि हमें झंडा कब फहराना है, ठीक है। कोई हमारे मॉन्यूमेंट्स को या फिर किसी चीज को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा, वेदर वी आर रेस्पेक्टिंग अवर नोबल्स एंड आइडियल्स, हम अपने जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब लोगों की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कहीं गाली तो नहीं दे रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, और इनको मैं एक वन बाय वन पूरी की पूरी 11 करा दूंगा, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें करा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद ही देख लूंगा, अगर मैं वो लेना चाहूंगा तो वो लूंगा, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर करा दूंगा, अपने अकॉर्डिंग देख लूंगा जो मुझे सहज लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी बता ही दिया हूँ आपको कि जुडिशरी में एपेक्स सिस्टम ऑफ जुडिशरी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको न्याय मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो वो कहीं नहीं मिलेगा फिर संसार में, फिर भाई ईश्वर के पास जाके न्याय मिलेगा, ठीक है, जो कहा जाता है। हालांकि मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ। चलिए आगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबलाइज द जुडिशियल सिस्टम दैट इज बोथ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड भी है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है, और इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। एक कोर्ट निर्णय लेगा, दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन अगर केस दूसरे केस कोर्ट में पहुंच जाएगा तो क्या है, वो छोटे कोर्ट्स को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। चलिए, बीनीथ द सुप्रीम कोर्ट देयर इज हाई कोर्ट, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है, एंड हाई कोर्ट के भी अंडर में नीचे सुप्रीम कोर्ट होता है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम, इस तरह से ये वर्क करते हैं, ठीक है। पहले होता है सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। To ensure that the independence of judiciary, the constitution includes various provisions such as the टेन्योर, ठीक है। जज का टेन्योर होता है, ठीक है, ताकि अच्छे से काम हो, इसलिए क्या है, जज का कुछ टेन्योर फिक्स टेन्योर किया जाता है कि भाई इतने आयु तक आप काम कर सकते हो, ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं। हम आगे आर्टिकल्स पढ़ लेंगे, वहां जान जाएंगे कि क्या क्या चीजें, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको मैं बता ही चुका हूँ आपको आर्टिकल नंबर 36 से। आर्टिकल नंबर 36 से आपका आर्टिकल नंबर 51 तक जो है डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसमें भी काफी चीजें लिखी हुई हैं कि हमें मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना है, आर्टिकल नंबर 45 49 में लिखा हुआ है। एंड एससी एसटी से रिलेटेड आर्टिकल है इंपोर्टेंट, जो कि शायद आपका 48वां आर्टिकल्स है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स भी इंपोर्टेंट होते हैं, इन सब आर्टिकल्स के बारे में भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है।
देख लेते हैं क्या क्या है भाई। बी आर अम्बेडकर है डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दीज प्रिंसिपल, सॉरी जस्ट अ सेकंड, मैंने पेन सही से नहीं लिया। दिस प्रिंसिपल आउटलाइन पार्ट फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैटेगराइज इनटू, इन तीन चीजों में कैटेगराइज किया गया, सोशल, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इन तीन चीजों में से बांटा गया। इन कॉन्ट्रास्ट विद फंडामेंटल राइट, द डीपीएसपी आर नॉन जस्टिकेबल, मीनिंग दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स द देम इन केस ऑफ वायलेशंस, ठीक है। In contrast to fundamental rights, the DPSP are non-justiciable, meaning that courts cannot enforce them in केस ऑफ वायलेशन, ठीक है, कि अगर किसी का वायलेशन होगा, हनन होगा, तो क्या है, कोर्ट इसे अपने यहाँ पे नहीं खींच सकती है, ठीक है। उसके बाद 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है भाई, कोऑपरेटिव CAA, ये क्या है भाई, 2011 में हुआ, 2011 में 101 2016 में हुआ था। हाँ ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही है, CAA, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, CAA भी लिखते हैं इसे, ठीक है। अभी जाना, ये मैंने पहली बार देखा है, चलिए कोई बात नहीं, हम नई चीज सीखने को मिली। 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हुआ था। उसमें क्या है भाई, देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था ये, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, द राइट टू कोऑपरेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सी के कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंडामेंटल राइट, एंड डीपीएसपी में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आर्टिकल 43B है, ठीक है। एंड अगर हम बात करेंगे 9th B आर्टिकल में 243 ZH तक, ZH से ZT तक है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बट देख लेंगे समय के अनुसार। ये अभी लगाया गया है भाई, तो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी भी हो जाता है, 2011 में पूछ भी लेंगे वो लोग, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। 3 वर्ड्स ऐड किए गए हमारे, सेकुलर, इंटीग्रिटी एंड सोशलिस्ट। जस्ट अ सेकंड, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये 3 वर्ड आपके जोड़े गए, कब जोड़े गए, 42 अमेंडमेंट 1976 में जोड़े गए, ठीक है। और ये कहाँ से जोड़े गए हैं, SIS वर्ड भाई, ये शायद US कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़े गए, ठीक है। ये आपके कहाँ से जोड़े गए, US कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़े गए। जस्ट अ सेकंड, ये हो क्या रहा है यार, US कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़े गए, ठीक है, देख लीजिएगा, एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन के, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं भाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, ये क्या है भाई, आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। एंड इसे हमने क्या है भाई, पहले एज होती थी 21 साल होती थी वोट करने की, इसे घटा के 18 साल कर दिया गया। ये कब हुआ, कौन से अमेंडमेंट के तहत, 61वें अमेंडमेंट एक्ट 1988 में रहा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था कि पहले 21 साल के वोट व्यक्ति डाल सकते थे चुनाव में, और अभी उसे घटा के कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप कि मतलब क्या है, भारत की नागरिकता, सिंगल सिटीजन, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो और इस देश की नागरिकता छोड़, तो आपकी इस देश की नागरिकता हट जाएगी, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है कि ये आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हो। इन इंडिया ऑल सिटीजन irrespective ऑफ द स्टेट वेयर दे आर बिलोंग्स टू एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविलियन राइट्स, सिटीजनशिप ओवर कंट्री, नो डिस्क्रिमिनेशन मेड बिटवीन देम, ठीक है। कि आप किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, रहने वाले व्यक्ति हो, तो आपके लिए सारे सिटीजनशिप के रूल्स इक्वल हैं। अगर आप किसी भी
अदर कंट्रीज में जाके वहाँ की नागरिकता लेते हो तो शायद यहाँ की नागरिकता भंग हो जाएगी। ये सब चीजें लिखी हुई हैं, हम पढ़ेंगे। इन कॉन्ट्रैक्ट टू यूएसए वेयर ईच पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ द यूएसए बट ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, हमें राज्य की सिटीजनशिप नागरिकता अलग से नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि अगर बात करेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका में जो भी आपके क्या है स्टेट्स हैं, वहाँ पे राज्य की नागरिकता, हर राज्य की नागरिकता अलग अलग लेनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट बॉडीज जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है, काउंटेबलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ऑडिटर जनरल की अगर मैं बात करूँ तो ऑडिटर जनरल के बारे में आर्टिकल 149 में 148 में है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑडिटर जनरल की जो सैलरी है वो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी सर्विसेज कमीशन है जो कि आईएएस आईएफएस एंड आईपीएस का एग्जाम कराती है। एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, ये सब चीजें क्या है इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ये अलग से काम करती हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस देखो तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में है। उसके बाद आपका है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी 356 में है। यहाँ स्टेट इमरजेंसी का नाम दे दिया गया है, इसे प्रेसिडेंशियल क्लियरली लिखा हुआ है, प्रेसिडेंशियल रूल या प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी, ये आर्टिकल 356 में है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो 360 में है। ठीक है, और इसमें से शायद नेशनल में देख लेना भाई कहाँ पे हो जाते हैं आपके आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर दिया जाता है किसी इमरजेंसी के तहत, नेशनल होता है या फिर प्रेसिडेंशियल होता है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ पे भाई बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, सेंटर और स्टेट ड्यूल हो गया, ये तो थर्ड कहाँ हुआ, वो कॉन्करेंट में आ जाएगा। हाउएवर 73 एंड 74 अमेंडमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ रिलेटेड टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992, यहाँ पे ईयर नहीं लिखा, यहाँ लिखा हुआ है देखिए ये रहा। ठीक है, तो 1992 में एक पंचायत से रिलेटेड शेड्यूल हमारा अनुसूची ऐड की गई, जो कि रोकर पार्ट 9th में, सॉरी शेड्यूल 11th में ऐड की गई। ठीक है, एंड इसे पार्ट 9th बना दिया गया, पार्ट 9th ए से ओ तक बना दिया गया। ठीक है, इसमें टोटल कितने 16 आर्टिकल्स ऐड किए गए। ठीक है, पार्ट 9th में कितने आर्टिकल्स ऐड किए गए दोस्तों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पार्ट 9th में आर्टिकल 243 ए से ओ तक किए गए। ठीक है, देख लीजिएगा 243 आई, 243 ए से ओ तक किए गए, जो कि आर्टिकल 16 थे शायद। ठीक है, ए से ओ तक 15 हो जाते हैं आपके। ठीक है, एन 14वां होता है और ओ 15वां होता है। उसके अलावा एक मेन आर्टिकल भी है 243। ठीक है, एक 243 है, बचे हुए ए से ओ तक 15 आर्टिकल्स हो जाते हैं। इस तरह से ये लिए गए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आपकी 74 अमेंडमेंट एक्ट की, तो 74 अमेंडमेंट एक्ट भी क्या 1992 में लिया गया, और इसमें क्या है म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड चीजें शेड्यूल 12 में डाल दी गई और इसे 9th ए का नाम दिया गया। ठीक है, ये 243 आर्टिकल है और ये 243 है, यानी पार्ट 11th है, और ये पार्ट 11th ए कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सिस्टम, भाई देख लो इसको थोड़ा सा, कहाँ गया पेन। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम, सोवरेनिटी एंड जुडिशियली सुप्रीमेसी। ठीक है, जुडिशियली की देखो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी संप्रभुता दर्शाता है, एंड जुडिशियली सुप्रीमेसी दर्शाता है। ये दोनों चीजें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही मतलब आपको बता देंगे। ये कहाँ कहाँ से लिया गया भाई, पार्लियामेंट ब्रिटिश से लिया गया, एंड सुप्रीम कोर्ट की जुडी सुप्रीमेसी जो है वो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, दोनों ही अपने आप में सुप्रीम है, एक लॉ बनाता है, एक लॉ फॉलो कराता है। ठीक है, ये यहाँ क्या लिखा है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ लॉ किस आर्टिकल के तहत है, और इसमें कुछ खास नहीं है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, सब पढ़ा चुका हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, और मुझे नहीं लगता कि इन टॉपिकों में कुछ भी खास है। अगर इंपॉर्टेंट होता तो मैं जरूर आप लोगों को पढ़ा देता। ठीक है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अमेंडमेंट वगैरह के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक टेम्परेरी बॉडी होता है, एक परमानेंट बॉडी होता है, वो सब हम आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे। या शॉर्ट में पढ़ाने से मुझे मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 हम समाप्त करते हैं। टोटल लेक्चर में भी आपके 25 से 30 होंगे, जिसमें हमने लगभग 20 लेक्चर ऑफलाइन कवर कर चुका हूँ। अभी मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे वीडियो बनाने का समय नहीं मिला था। देखते हैं अब जल्दी से जल्दी फास्ट वीडियो के तौर पे हम लोग बची हुई वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, जल्द से जल्द लेके आएंगे सारी वीडियोस। ठीक है, ओके थैंक यू। क्योंकि हमारा पॉलिटी लगभग फिनिश हो ही चुका है, केवल लास्ट के 2 चैप्टर रह गए, तो उन्हें भी फिनिश कर लेंगे हम, और सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। ओके धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, और इसी के साथ आपसे निवेदन करता हूँ, क्या निवेदन करता हूँ भाई, कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि और लोग देख पाएं, कुछ चीजें समझ आएं। ठीक है, कुछ चीजें तो आप लोगों के समझ आ ही रही होंगी, बस उन्हीं से मुझे मतलब है। चलिए, ओके, धन्यवाद सभी लोगों को। नमस्कार, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।